नीलम 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और अभी सबसे छोटा था, इसलिए उसे माँ, पिताजी और सारी बहनों का भरपूर लाड प्यार मिला। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह लड़का था। 4 बार लगातार बेटियां हुई तो माँ और पिताजी झल्ला गए। ऐसे में अभी का आगमन अंधेरे में चिराग की तरह था। अभी को माँ देशी घी का लड्डू कहकर पुकारती थी। अभी के आने के बाद माँ और पिताजी का सारा ध्यान उसी पर टिक गया। बेटियां उनके लिए पहले ही बोझ थी, अब और हो गईं। वे जब तक उन्हें डांटते रहते, मानो बेटियों को देखना भी नहीं चाहते हों। अभी को कोई अभाव न हो, इसका हर वक्त उन्हें ख्याल रहता। माँ पिता के इस रवैये से बहनें दुखी रहती थीं। नीलम सबसे बड़ी और समझदार थी। दुखी होने के बावजूद भी नीलम वही करती जो माँ पिताजी चाहते, सिर्फ इसलिए कि नीलम अपने माँ पिताजी को दुखी नहीं करना चाहती थी। घर का सारा काम करना, अभी की सभी ज़रूरतों को पूरा करना, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करना, यह आसान नहीं था नीलम के लिए। नीलम का बोझ हल्का तब हुआ जब उसके बाद की बहनें उसके काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन ऐसा आया जब नीलम के पापा को उसकी शादी की चिंता हुई। उस समय पढ़ाई पूरी करके नीलम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। ट्यूशन और स्कूल की तनख्वाह से बटोरी गई पूंजी और रिश्तेदारों की मदद से नीलम की शादी हो गई। नीलम के पापा ने फुट्टी कौड़ी भी खर्च नहीं की। वे अपने रुपये को लेकर हमेशा संशय में रहे। उनकी आंखों के सामने हमेशा अभी का ही भविष्य घूमता। लिहाजा नीलम की शादी चाहे जैसे लड़के से हो, मगर उनका एक पैसा खर्च न हो। ऐसा ही हुआ। नीलम ने भी इसे कुदरत का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद नीलम के पापा ने पत्नी से राय मशविरा कर एक छोटा सा मकान खरीद लिया। जाहिर था इस मकान का वारिस अभी ही बनेगा। पापा अपने इस फैसले से संतुष्ट थे। बाद में नीलम के बाद वाली बहन ने भी प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन करके जो पूंजी जमा की, उसी में थोड़ा बहुत अपना रुपया पापा ने लगाकर उसकी भी शादी कर दी। रह गई दोनों बेटियों को भी किसी तरह निपटाया। अब मम्मी पापा के लिए सिर्फ अभी था। अभी ने कोचिंग करने के लिए फीस मांगी तो पापा सहज तैयार हो गए। वहीं जब नीलम ने कहा था तो साफ इनकार कर दिया था पापा ने। कहने लगे कि हमारे पास इतना है ही नहीं कि तुम्हारे लिए कोचिंग करवा सकें, जबकि नीलम पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। अभी इंजीनियर बन गया। उसने आधुनिक ज़रूरतों का सारा सामान खरीद लिया। माँ पिताजी सभी अभी की तरक्की से खुश थे। पापा को लगा उनका जीवन सार्थक हो गया। जब तक पापा जीवित थे सब ठीक ठाक था। एकाएक पापा दिवंगत हुए तो माँ को अभी के पास जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ गांव में उनकी देखभाल कौन करता। माँ बेटा बहू के पास नहीं रहना चाहती थी। वजह उन्हें अपने मकान और गांव से लगाव था, मगर इस उम्र में उनकी हमेशा देखभाल कौन करेगा। नीलम पास के गांव में रहती थी, मगर इसका भी ससुराल के प्रति जिम्मेदारी थी। अपना घर रात बिरात उन्हें कुछ होता तो कौन मदद के लिए आएगा। यही सब सोचकर अभी ने माँ को अपने पास बुला लिया। वे बेमन से चली गईं। अपने गांव का सुख और ही होता है। सबसे बड़ी बात, सब जाना सुना होता है।
माहौल के रंग रंग से वाकिफ होता है। बहरहाल साल में एक बार सारी बहनें उनसे मिलने ज़रूर जाती थीं। वापसी पर उनकी आंखें भीग जाती। न चाहते हुए भी माँ ने प्रीति बहू के बारे में नीलम को बता दिया कि कैसे प्रीति उनके साथ व्यवहार करती है। एक बार माँ ने नीलम से कहा कि वहाँ उसका मन नहीं लगता और वह गांव आना चाहती हैं। नीलम कहती है, वहाँ अकेले रहना क्या आसान है? उम्र हो चली है, रात बिरात तबीयत बिगड़ेगी तब कौन होगा? यहाँ कम से कम अभी है आपकी देखभाल के लिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। माँ सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, पर क्या ऐसा हो सकता है? जब बहनें थोड़ी फ्री हुई तो माँ को लेकर चर्चा नीलम ने शुरू की। नीलम बोली, माँ बार बार गांव आने को कहती हैं, क्या यह संभव है? नीलम ने पूछा। सबसे छोटी बेटी बोली, चाहे जैसे भी हो उन्हें उन्हीं के पास रहना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। कैसी बात करती हो रिया, तुम्हें माँ के प्रति इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। विधि को बुरा लगा। तो रख लो अपने पास, तुमसे वह ज़्यादा घुली मुली रहती है, रिया ने बोला। क्या तुम नहीं रखोगी? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? विधि ने बोला। सवाल रखने या ना रखने का नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। बेटे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की सेवा करे। हम रख कर अभी को और बेलगाम कर देंगे। वह तो चाहेगा ही कि माँ को हम लोग रख लें ताकि निरंकुश जीवन जिए। क्या तुमने सुना नहीं, जब प्रीति भाभी माँ से कह रही थी कि आपकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते, आपने हमें बांध कर रख दिया है। दीदी ठीक कह रही हैं। मम्मी ने एक बार फ़ोन करके इस बात का जिक्र मुझसे भी किया था। तीसरी बहन गुड़िया बोली। कुछ सोचकर पूनम बोली, 2-3 महीने तो रख ही सकते हैं, इस बहाने उनका मन भी बहल जाएगा। मैं कब इनकार करती हूँ, मगर इस अवस्था में सफ़र करके अलग अलग शहरों में आना जाना क्या उनके लिए आसान होगा? नीलम ने बोला। मैं अपने पति से कहूँगी कि वह माँ को ले आए, पूनम बोली। बहुत आगे बढ़कर तुम बोल रही हो, एक बार कहकर तो देखो। तुम्हारे पति इनकार न कर दें तो कहना। सीधे कहेंगे कि जिसकी माँ है वह भेजे। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़कर उतनी दूर जाऊं? नीलम बोली। सब एक जैसे नहीं होते, रिया का इशारा नीलम की तरफ था। नीलम के पति जमीनी व्यक्ति थे, वहीं पूनम का पति धर्मपरायण। पता नहीं कैसे नौकरी करते थे। दिन भर उनका ध्यान अंधविश्वास और भगवान पर ही रहता था। क्षणिक भावनाओं में बहकर वे चले भी गए तो यह हमेशा ऐसा संभव होगा? वही गुड़िया का पति एकदम ठेठ प्रवृत्ति का इंसान। जब वह गुड़िया की नहीं सुनता तो भला सास को लेने जाएगा क्या? साफ कहेगा, उनके बेटा बहू जाने, हमसे क्या मतलब। इसलिए गुड़िया से कोई अपेक्षा करना निरर्थक था। गुड़िया यही सब सोचकर चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। योजना के मुताबिक नीलम ने अभी को फ़ोन लगाया। तुम्हें ले जाना हो तो ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, अभी ने साफ साफ बोल दिया। थोड़ा समय निकालो, उनका भी जी बहल जाएगा। नीलम ने मनुहार की। उनका दिल कहीं नहीं लगने वाला है, उनके स्वभाव को जानता हूँ, अभी बोला। अब तुम
उनका स्वभाव भी देखने लगे। नीलम को बुरा लगा। इतने ही फिक्र है तो रख लो उनको अपने पास हमेशा के लिए। अभी गुस्से में बोला, मैं क्यों रखूँगी, सब कुछ तुम्हें दिया है, अब जब लौटाने की बारी आई है तो हम बहनों पर डाल रहे हो। नीलम ने बोला, तो जैसे चल रहा है चलने दो। अभी ने गुस्से में बोला, कैसे चलने दूं? बीवी के मोह ने तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर रखा है। नीलम झल्लाते हुए बोली, मुझे अपना कर्तव्य मत सिखाओ, मुझे अच्छे से निभाना आता है। अभी ने बोला। नीलम बोली, कुछ नहीं निभा रहे हो तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें कुछ पता रहता है? देर शाम घर आते हो तो सीधे अपने बीवी के कमरे में चले जाते हो। कभी माँ का हाल पूछते हो? माँ बेगानों की तरह एक कमरे में पड़ी रहती है। मैंने कब रोका है? क्यों नहीं आकर हमारे पास बैठती हैं? अभी बोला, क्या बैठेंगी जब बेटे बहू ने मुंह फेर लिया है। नीलम के कथन पर मारे खुन्नस के चलते अभी ने फ़ोन काट दिया और तमतमाते हुए माँ के कमरे में गया। आपको ज़्यादा खुशी मिलती है अपने बेटियों से तो कहिए कि हमेशा के लिए उन्हीं के यहाँ पहुँचा दूँ। दिन भर फ़ोन करके हमारी बुराई बतियाती रहती हैं। मैंने क्या कहा? माँ का स्वर दयनीय था। बिना कहे इतना सुनने को मिल रहा है, क्या कोई अपने मन की बात भी नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी तो जैसे जबान पर ताला लगाकर आई है, उसका ताला खुलेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए या तो अपने मायके वालों के लिए। ऐसे में यदि मैं अपनी बेटियों से कह सुन लेती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? माफ़ भी विफर पड़ी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप चाहती क्या हैं? अभी बोला, मैं गांव जाना चाहती हूँ। माँ ने बोला, ठीक है, मैं आपको पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ, मगर बाद में यह ना कहिएगा कि मैंने अपनी मर्जी से आपको गांव भेज दिया। माँ चुप रही। जिस दिन गांव जाने को था, माँ की आंखें नम थीं। उन्हें अपने पोते और पोतियों का ख्याल आने लगा। पोती बोली, दादी आप गांव क्यों जा रही हो? वहाँ आप अकेले कैसे रहेंगी? आपका ख्याल कौन रखेगा? यह सुनकर माँ की आंखें डबडबा गईं। प्रीति खुश थी कि चलो इसी बहाने झंझट से पीछा छूटा। अंदर से अभी का भी मन मुदित था, क्योंकि वह जानता था कि गांव में नीलम दीदी भी रहती हैं। चाहे जैसे भी हो, माँ के लिए करेंगी ही। सिर्फ रुपये भेजने की ज़रूरत है, वह भेज दिया करेगा। पता नहीं क्यों बरबस नीलम का ध्यान उसके बचपन पर चला गया। एक बार माँ ने पनीर की सब्जी अभी के लिए सबसे छिपा कर रखी थी। संयोग से नीलम की नज़र पड़ी तो उसने अपने लिए मांग लिया, तो माँ ने साफ इनकार कर दिया था। माँ बोली, यह मैंने अभी के लिए रखा है। नीलम मायूस हो गई थी, लेकिन माँ को फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी तरफ नीलम सोच रही थी कि बुढ़ापे में बच्चे ही माँ बाप का सहारा होते हैं। माना कि उनके सिर्फ एक ही लड़का अमन है और हम 4 बेटियां। उनकी सेवा तो हम बेटियां भी कर सकती हैं, मगर वे हमारे पास आना नहीं चाहती थी। वजह वही सामाजिक रुसवाई। लोग कहेंगे कि बेटा के रहते बेटी के यहाँ रह रही है। बेटा पर तो अधिकार है, पर बेटियों के पास किस हक से जाएं?
लेकिन फिर भी बेटी होने के नाते नीलम ने मन बना लिया था कि जिस माँ ने उसे पैदा किया है वह उस रिश्ते की लाज अंतिम सांस तक रखेगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।